नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। बिहार से आने वाले नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, वो अभी विधायक हैं। हालांकि ऐसी अटकलें थी कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला किया और सभी दिग्गजों को किनारे लगाते हुए 45 साल के नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ से क्यों बाहर हो गए? क्या अब पार्टी के पुराने नेताओं का दौर खत्म हो गया है? क्या शिवराज सिंह चौहान को भी मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो रही है? आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे एमपी राउंडअप में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव और जय नागरा जी। आप दोनों का एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रमोद जी से है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का जो दौर है वो अब खत्म हो गया है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का एकाएक दौर खत्म हो जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें एक तो कर्मठता है, क्षेत्र के प्रति लगनशीलता है और निरंतर सक्रियता की भूमिका में वो रहते हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के कई कारण हैं। एक तो उनका कद, जो केंद्र में बैठे हुए अन्य लोग हैं जिनके हाथ में संगठन की शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ में भी जिनकी पहुंच बहुत मजबूत है, तो वो चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई कद ना बनने पाए। एक कृषि मंत्रालय एक अलग बात होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता अखिल भारतीय अध्यक्ष बनता है तो उसका एक देशव्यापी महत्व अंगीकार कर लिया जाता है। तो अमित शाह और मोदी, हम जान रहे हैं कि ये जो जोड़ी है वो ऐसे व्यक्तियों को सामने नहीं लाना चाहते कि वो कल उनको प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए। इसीलिए जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नया बनना था 2023 में चुनाव के बाद, तब भी हमने देखा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, तीनों में एक जैसी स्थिति रखी गई। पर्ची के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए गए और उस समय उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे बनेंगी, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल अप्रत्याशित लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और चौंकाने वाला काम इस समय भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रहा है और हमने देखा कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी बनाए गए हैं उसमें भी एक चौंकाने वाला काम स्थिति सामने आई है, क्योंकि नितिन जी मात्र विधायक हैं, हालांकि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं वो, लेकिन उनका बहुत बड़ा ना तो नाम था, ना उनका कद था और ना ही प्रदेश संगठन में या राष्ट्रीय संगठन में उनकी कोई भूमिका थी। तो एकदम नए व्यक्ति को लाके और उन्होंने उसकी तैनाती की घोषणा कर दी। ऐसा जरूर माना जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो उनकी एक निश्चित भूमिका रही थी और उस भूमिका को अमित शाह जी ने और मोदी जी ने आधार बनाया है। तो ये जो रूढ़िगत बदलाव देखने में आ रहा है कि नए लोगों को पार्टी में सामने लाना, इसका ये भी मतलब केंद्रीय नेतृत्व संदेश देना चाहता है कि जो युवा और जो कर्मठ नेता भले ही कम उम्र के हों, उन्हें निश्चित रूप से संगठन में या केंद्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कभी भी मिल सकती है। ये संदेश पूरे उसमें गया है और शिवराज सिंह चौहान एकाएक बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाएंगे, हाशिए पर पहुंचा दिए जाएंगे। कम से कम हम जो 29 का लोकसभा चुनाव होना है या 28 का विधानसभा चुनाव और 29 का लोक चुनाव हो, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते वो लगातार उस समय तक सक्रिय रहेंगे। भले ही उनको मध्य प्रदेश में या संगठन में बहुत बड़ी भूमिका ना मिले, लेकिन केंद्र में उनकी भूमिका निहित की जाती रहेगी। यही सवाल मेरा जय जी आपसे भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का जो युग है वो खत्म होने की कगार पे पहुंचने वाला है? क्योंकि जैसे नाम को लेकर अटकलें चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया।
आशुतोष जी, दरअसल 2014 के पहले मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। जिस समय प्रधानमंत्री के दावेदारों को लेकर के बीजेपी में चर्चा हो रही थी, उस समय अडवाणी जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, और उसमें उन्होंने शिवराज जी का नाम लिया था। बस वहीं से वो समय है जहां से शिवराज जी जो है वो मोदी और अमित शाह की नजरों में कटने लगे। उन्हें लगा कि इनका कद जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के समकक्ष है, और पार्टी के बड़े नेता भी उनमें ये संभावनाएं देख रहे हैं। वहीं से कहीं ना कहीं उनका कद कम करने की कोशिश की गई, और चूंकि वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे तो तब तक तो नहीं, लेकिन इस चुनाव के बाद जब केंद्र में बहुत मजबूती के साथ में मोदी शाह का जब पूरा एकाधिकार हो गया, तो उन्होंने बड़े नेताओं को छांटना शुरू कर दिया, उनके पर्क करने शुरू कर दिए, और उसी के तहत जो है शिवराज जी अनपेक्षित रूप से हटाए गए मुख्यमंत्री के। जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार उनकी वजह से आई, उनके प्रयासों से आई, और अचानक से सारा चीजें बदलाव हुआ, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये केवल अकेले मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि जो है वो पूरी निष्ठाएं इस समय केवल दो व्यक्तियों के प्रति होगी, तो ही सारी चीजें, आपकी काबिलियत आपकी कितनी हो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को लग रहा है कि उसका जादू आज भी बरकरार है, और बाद में उसकी ये धारणा और मजबूत हुई है कि वो चाहे जिसे ऊपर ला सकते हैं, चाहे जिसे इस किनारे कर सकते हैं। देखिए, और शिवराज जी की बात करें, इस निर्विवाद रूप से एक बड़े नेता है, और वो प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री या एक बड़े समकक्ष अपनी और देशव्यापी उनकी छवि भी है, और एक सौम्य छवि है, स्वीकार्य है आम जनता को। लेकिन ये बात भी सच है कि कृषि मंत्री के रूप में उनको ओहदा जरूर दे दिया गया है, लेकिन वो बहुत कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ बड़ा काम उन्होंने किया ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के किसान इस समय अपनी फसलों को लेके, अपनी उसकी कीमतों को लेकर के परेशान है, लेकिन शिवराज जी कोई मदद उनकी कर नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर के वो पद में जरूर है, कृषि मंत्री का उनको कैबिनेट का दर्जा जरूर है, लेकिन वो एक कृषि मंत्री के रूप में जो इनको छाप छोड़नी चाहिए, जो प्रभाव छोड़ना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इस समय कोई ऐसा पार्टी में इसमें नहीं है कि विद्रोह करके खुल करके सामने आ पाए, क्योंकि ये मोदी शाह के जो जोड़ी है वो अभी भी अपना जादू चल रही है, चुनाव जीत रहे हैं, लगातार सत्ता में बने हुए हैं, तो इसलिए उनको कहीं से चुनौती नहीं मिल रही। लेकिन ये बात सही है कि शिवराज जी को एक मध्य प्रदेश के लोग भी महसूस कर रहे थे, या हम पत्रकार भी इस बात का आकलन कर रहे थे कि वे दावेदार हो सकते हैं। और देखिए, संघ भी उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस समय सारे जो शक्ति केंद्र हैं वो एक ही जगह सीमित हो गए हैं, और वहीं से सारे निर्णय लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति का इस तरह का निर्णय हुआ तो फिर उसके बाद लगा कि अब कोई भी नेता हाशिए पे जा सकता है, कोई भी किनारे हो सकता है। तो मेरा सवाल अब संदीप जी स्वीकार करने की स्थिति में भी आ रहे हैं जी। हाँ, तो मेरा सवाल संदीप जी से है कि जिस तरह से पार्टी बीजेपी जो है अपने पुराने नेताओं को साइड लाइन कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे, और नए युवा नेताओं को मौका दे रही है, तो क्या आपको लग रहा है इससे पार्टी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी? क्योंकि पार्टी में अनुभव भी तो जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल, आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि पार्टी में अनुभवी लोगों की भी जरूरत रहती है। लेकिन जो पीढ़ीगत बदलाव केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, तो वो ये मान के चल रहा है, क्योंकि जैसा कि नागड़ा जी ने कहा कि केंद्रीय शक्ति जो है वो अभी दो लोगों के पास सीमित होकर रह गई है, और उनको लगातार सफलताएं मिल रही हैं। अभी बिहार चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, और मुद्दा चाहे घुसपैठ का हो, मुद्दा मतलब वो ऐसा खड़ा कर देते हैं कि जनता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। इसलिए यदि शिवराज जी हों या वसुंधरा राजे सिंधिया हों या अन्य नेता हों जो 75 साल के उम्र के लगभग हैं और अपनी राजनीतिक बड़ी छाप अपने अपने प्रदेशों में छोड़ चुके हैं, उनको दरकिनार करने की निश्चित रूप से ये मुहिम है एक अंदरूनी, कि वो अपना और व्यापक जो प्रभुत्व है उसको कायम ना करने पाए, क्योंकि आपका बड़ा प्रभुत्व तभी बनता है जब आप किसी पद पर पदासीन हों। और शिवराज जी चूंकि मुख्यमंत्री लगातार रहे 17-18 साल, तो उनका मध्य प्रदेश में तो बड़ा कद बना ही रहा, लेकिन जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी
उसके आधार पर पूरे देश में उनकी एक छवि बनी और उनकी छवि कभी ज्यादा हमेशा निर्विवादित रही। तो इस वजह से भी एक जो आम जनता में जो भावना रही कि वो ये रही कि ये व्यक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी के बनने लायक भी हैं और जो केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री से लेके हम बड़े पद हो सकते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे पदों पर भी बैठने के लायक हैं। लेकिन चूंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही अमित शाह आते हैं और उनकी जो युगल जोड़ी है वो काफी लंबे समय से एक साथ रह के काम करती रही है और जितनी मजबूती से वो फैसले ले रहे हैं, खासतौर से कई नैरेटिव खड़े करके, तो उसमें उनको सफलता लगातार मिल रही है। और एक जो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा समाज उनके पक्ष में आ खड़ा हुआ है। आपने जो बिहार चुनाव का जिक्र किया, चाहे मध्य प्रदेश, यहाँ तो महिलाएं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी फैक्टर थी। वहाँ भी 10,000 रुपये मिले बिहार चुनाव से ठीक पहले। उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोट खरीद लिया गया। जी नहीं, ठीक है, देखिए वोट खरीद लिया गया। देखिए हमारी लोक कल्याण की भावना सरकार की रहती है और वो संवैधानिक स्थिति है। आप किसी भी व्यक्ति को, जो आम जनता है, उसको वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कोई भी सरकार लाभ पहुंचाने की हकदार है। चाहे हम अनाज दे रहे हों, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 81 करोड़, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये भी एक तरह से लोक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रदेशों में जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत पैसा दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और 23 में मध्य प्रदेश केवल इसीलिए जीता कि लाडली बहन योजना लाई गई और इस योजना की पूरी जो देन है वो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी तो प्रभावित हो रही हैं इन योजनाओं की वजह से, क्योंकि सारे पैसे तो इसी में चले जा रहे हैं। देखिए सर, कोई भी एक योजनाएं जो होती हैं, पैसा अंततः एक निश्चित है। भारतीय जीडीपी जो है कई लाख करोड़ की, उसका पैसा निश्चित है। उसी पैसे को अंततः तमाम योजनाओं के अंतर्गत घुमाया जाता है। तो उसी पैसे को जब आप लाडली बहनाओं को दे रहे हैं 1250 रुपए, 1500 रुपए, या अभी बिहार में दिए गए 10,000 रुपए एक मुश्त दिए गए, महाराष्ट्र में भी दिए गए, तो जो अन्य योजना है उनको धीमा कर देते हैं, उनको ठंडे हाशिए पर डाल देते हैं, उनमें पैसा नहीं देते। वही पैसा तो इकट्ठा करके ये पैसा दिया जा रहा है लाडली बहनों को। तो निश्चित रूप से दूसरी जो योजनाएं हैं जिनमें कुछ काम भी करना पड़ता है, जिसको पैसा मिल रहा है, तो वो योजनाएं कमजोर होती हैं और हाशिए पे डली जाती हैं। जैसे कि मनरेगा के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब मोदी जी ने उसका नाम बदल के और एक नया वो आवरण उसको पहनाया है। हालांकि उसमें भी काम आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये बाद में आएगी। तो जो पैसा है वो सीधे व्यक्ति के खाते में पहुंचा रहे हैं। जो काम है वो अपनी जगह चल रहे हैं, कुछ योजनाओं के अंतर्गत चल रहे हैं, कुछ योजना में नहीं चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जब एक बड़ी पूंजी किसी एक योजना को समर्पित कर देंगे, तो अन्य जो भी योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी, वो प्रभावित होंगी। और निश्चित रूप से योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि मनरेगा में लंबे समय से उस तरह से काम नहीं हुए जैसे कि मनमोहन जी की सरकार थी तब होते थे। तो लेकिन जब व्यक्तिगत पैसा आपने दे दिया लोगों को, तो उस पैसे की वजह से आपको सीधा वोट मिलने लगा। और इसी आधार पर राहुल गांधी जी जो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है या वोट खरीदने की व्यवस्था की जा रही है, ये मतलब एक सोचने का बिंदु जरूर है। मैं समझता हूं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने की या वोट को भाजपा का बनाने की इनका एक जुगाड़ है, जिसमें कि वर्तमान भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र वाली हो चाहे राज्य स्तर की सरकारें हो, वो सफल रही है और उनको उसी वजह से सफलता मिल रही है। इसलिए परवाह नहीं है कि दूसरी योजनाओं की क्या गति हो रही है। सवाल अब जय जी से है कि अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पूरे देश में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, आपको पता ही होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिली। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ, जो बड़े नेता हैं उनके साथ इतना शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी मध्य प्रदेश के नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है?
ये बात सही है कि उन्हें लगा कि ये दरअसल हमारे यहाँ कहते हैं कि समृद्ध को नहीं दोस्त गुसाई। इस समय चूंकि मोदी और शाह की जोड़ी हर जगह सफलता हो रही है, और भी पहले उन्होंने कुछ और प्रयोग किए, लेकिन ये बात भी सच है कि जो ये सत्ता की चाबी है, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी के ही हाथों से अमित शाह और मोदी के हाथ में आई है। उन्होंने देखा कि एक स्कीम से इतना बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है कि उस समय सारे विश्लेषक भी नहीं मान रहे थे, खुद बीजेपी नहीं मानती थी कि इतने भारी बहुमत से साथ में हो जाएंगे। लेकिन ये योजना, या ये कहें कि योजना वोट खरीदी की योजना कह लें, देखिए एक अच्छी सरकार और एक लोकप्रिय सरकार दोनों में फर्क होता है। अच्छी सरकार को कुछ कड़े फैसले भी लेने होते हैं, लेकिन लोकप्रिय सरकार आपको अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। और ये बहुत एक नोन सिद्धांत है। अब यदि आप कुछ कड़े निर्णय लेते हैं तो उससे देश को फायदा होता है, आप पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ये जो पैसा जा रहा है, ये आपको आपके देश को आगे कहीं नहीं ले जा रहा है। ये इसके कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहे हैं। आप यही पैसा जब किसी योजनाओं में लगाते हैं, देश कोई आगे बढ़ता है, ना कोई हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ना खेती में हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पा रहा है। तो जो पैसा सरकारों को कायदे से अधोसंरचना विकसित करने में लगाना था, बांधों में और परियोजनाओं में लगाना था, जहां से हमको रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलते, देश को तरक्की और मिलती, लेकिन वो सारा पैसा को उठा के आपने व्यक्तिगत लोगों को लाभान्वित करके अपनी सरकार में बने रहने के लिए जो किया। तो और दूसरा यहाँ पर दिक्कत यही है कि इस को निर्वाचन आयोग पर या सुप्रीम कोर्ट पर इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह से मतदाताओं को सीधे सीधे प्रभावित करना, ये भी एक लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, इस स्कीम से जिसके पास में सत्ता होगी वो शायद लंबा समय, लेकिन इसका जो अल्टीमेट नतीजा ये है कि पूरा देश कर्जे में डूबता जा रहा है, मध्य प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। आज से 20 साल पहले जो हमारा कर्जा था उससे कई गुना बढ़ गया है, और एक आम व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय है, जो टैक्स पेयर है, उसी का पैसा सारी चीजों में जा रहा है। और बदहाल सड़कें, कभी भी पुल गिर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो देश भुगत रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक, यदि बहुत फ्री एंड फेयर की जब इलेक्शन की बात होती है, तो ये फ्री और फेयर तो नहीं हो रहा है। लेकिन जय जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, उस हिसाब से मध्य प्रदेश के नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? मुझे ये बात सही है, मुझे लग रहा है ये ज्यादा सफलता ही उनकी तकलीफ का कारण बन गई। ये ज्यादा बम्पर सफलता नहीं मिलती तो शायद शिवराज जी को लेकिन इतना टारगेट भी नहीं किया जाता। और कई बार जब आप ज्यादा काबिल, ज्यादा दिखने लगते हैं, वही आपके लिए डर का कारण हो जाता है। जैसे प्रमोद जी ने भी कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शिवराज जी को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं और लगता है कि ये इस दौड़ में शामिल होते हैं। तो राजनीति में ये बीजेपी की नहीं, सत्ता का ये हमेशा से रहा है कि जो भी आपके समकक्ष आने की कोशिश करे उसे कैसे पर काटे जाए। ये आज की नहीं, राजनीति का ये पुराना एक तरीका रहा है कि जो ऊपर बना रहना चाहता है वो अपने समकक्ष किसी को उभरने नहीं देना चाहता। या तो मेरा आखिरी सवाल है प्रमोद जी से कि जैसे कि अटकलें लग रही है कि मोदी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होने वाला है, कुछ फेरबदल होने वाला है, तो क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी कुछ मौका मिल सकता है मोदी कैबिनेट में? नहीं, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नेताओं को, सांसदों को उसमें, नए लोगों को उसमें लाभ मिलेगा, उनको पद दिया जाएगा। और कई प्रांतों से ऐसा किया जाएगा, लेकिन वो पद कौन सा मिलता है, कितना महत्वपूर्ण मिलता है, ये एक अलग बात है। इस समय जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान बड़े पदों पर हैं, लेकिन जो ये दोनों लोग भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और अपने क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अब ये लोग उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जो पहले दिखाते थे। क्योंकि जो भी, जैसे कि जय नागड़ा जी ने कहा कि खेती में किसानों को ना तो एमएसपी मिल रहा है, इसके पहले पानी बहुत बरसा तो फसलों को नुकसान हुआ तो मुआवजा नहीं मिला, और अब बोल नहीं पा रहे नेता लोग, और सर्वे भी इस बार ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो नेता मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भले ही और 2 लोगों को, 3 लोगों को मिल जाए, लेकिन वो कुछ बुनियादी काम क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कर पाएंगे ऐसा कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जो चाबी है अंततः
वो अमित शाह जी और मोदी के पास ही है, और उन्होंने अपनी चाबी का उत्तराधिकारी यह मोहन यादव जी को बना दिया। वो उतने ही आगे चलेंगे जितना कि उनको कहा जाएगा। बहुत अपनी तरफ से वो कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान थे, तो वो कई काम अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से करते थे और उनमें इतनी उस समय क्षमताएं थी। तो किसानों को लगातार उन्होंने मुआवजा दिया जब फसल खराब हुई, तो एमएसपी लगातार दिया, भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को पैसा दिया। तो जो भाजपा का जो वोट बैंक था उसको वो लगातार मजबूत बनाए रखे, और अंत में जब 2023 में उन्होंने अनुभव किया कि सरकार बनाना मुश्किल होगा, तो लाडली बहनाओं को पैसा देना शुरू कर दिया। तो ये स्वतंत्र रूप से काम क्षमता थी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी में। अब कोई नया व्यक्ति मोहन यादव जी आगे यदि चुनाव के समय तक रहते हैं तो ऐसा कर पाएंगे, इसमें अभी संशय है। और पार्टी को निश्चित रूप से चुनाव के वक्त कोई बड़ा फेरबदल करना होगा, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी। यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को लेना अनिवार्य हुआ, क्योंकि पहले संख्या बहुत अधिक थी, अब संख्या कम है। लेकिन किसको लिया जाता है, और मेरे को ये लगता है कि जो पहचाने हुए चेहरे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, उनमें से शायद ही किसी को लिया जाए। जिसको भी लिया जाएगा, वो जो नितिन जी को अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी तरह नए सांसद जो हैं उन्हीं को लिया जाएगा। क्योंकि जो पीढ़ीगत बदलाव करके जो केंद्रीय नेतृत्व पूरा, चाहे राज्य सरकार हो और चाहे अन्य मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य सरकारों की सरकारें हो, उनको अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। इस भावना के चलते जो है, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनका कद लगातार छोटा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका एकदम यदि कोई बुलबुला फूटा तो इसका फिर खामियाजा केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को भुगतना पड़ सकता है, खासतौर से चुनाव के समय। जैसा कि अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि बहुत लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन उसके लिए एक तो आपको प्रदेश स्तर पर बड़ा नेतृत्व चाहिए, और कुछ अपने मुद्दे जो हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए अनुभवी लोगों को लेकर ही प्रयास करने होंगे, और वही इन स्थितियों को संभाल सकते हैं। नए नेतृत्व, नए लोगों को यदि आप मंत्रिमंडल में लेते हैं या संगठन में लेते हैं, वो चूंकि ये समझेंगे कि हमें तो जो भी कुछ मिला है वो कृपा से मिला है। तो कृपा से जिनको मिलता है वो उतने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रह पाते हैं। वो अपना को भाग्यवादी मान लेते हैं, ईश्वर की कृपा मान लेते हैं, ऊपर के नेताओं की कृपा मान लेते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो इसकी वास्तव में स्थिति क्या रही, ये चुनाव के समय और उसके जो परिणाम आएंगे उसी समय देखने को आएगी। लेकिन बीजेपी सरकार का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इस तरह के मुद्दे जो लेके चल रहा है, किस समय जो घुसपैठिया का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वो एक बड़े मतदाता के बड़े वर्ग को आकर्षित कर रहा है, और खासतौर से घुसपैठ को लेके। तो उसका फायदा केंद्रीय नेतृत्व को, जैसा कि अभी बिहार में मिला, वैसा अन्य प्रदेशों में चुनाव होंगे और केंद्र में चुनाव होंगे, तब भी मिलने की उम्मीद की जा रही है, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। तो एमपी राउंड अप में आज बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एमपी राउंड अप से जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।